हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अरविंद घोष को पढ़ेंगे और अरविंद घोष के ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस सेशन भी लगा रहे हैं, जैसे कि हम 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, देन चैप्टर के एंड में हम 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अरविंद घोष के ऊपर जरूर लगाएंगे। देन जल्द ही जैसे ही हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लगाते हुए साथ के साथ फिर हम टेस्ट सीरीज भी करते रहेंगे। एक दिन टेस्ट सीरीज होगा, देन अगले दिन आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चलता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। तो इस संदर्भ में सारी चीजों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है अरविंद घोष के ऊपर। तो अरविंद घोष को आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर दूसरी बार पढ़ रहे हो या कभी आपने पहले भी पढ़ा है, तब भी आप वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि आपको इसमें कुछ नई चीजें मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और दूसरी बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मेरा टेलीग्राम चैनल है द पॉलिटिकल फिलोसफर नेट JRF, आप डालेंगे @ लगा करके तो आपको तुरंत चैनल का लिंक आ जाएगा आपके सामने और आप इसे ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अरविंद घोष को पढ़ने के पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे कि एक तो हम अरविंद घोष का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अरविंद घोष पर किसका प्रभाव है, इनकी रचनाएं क्या हैं, अरविंद घोष का जो मानव चक्र का ह्यूमन साइकिल थ्योरी है वो क्या कहती है, उसके क्या सिद्धांत हैं, अरविंद का जो महामानव का सिद्धांत है या अति मानव का, हालांकि ये विचार जो है नीत्शे ने दिया था, ठीक है। फिर अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार को देखेंगे, पैसिव रेसिस्टेंस के आइडियाज को देखेंगे, राइट्स अधिकारों की बात करेंगे और स्वतंत्रता संबंधी जो इनके विचार हैं, आइडिया अबाउट द फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। देन हम राष्ट्रवाद के संबंध में अरविंद के विचार पढ़ेंगे, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या है, राज्य संबंधी क्या विचार है, स्टेट रिलेटेड कंसिडरेशन क्या है इनका। तो एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम अरविंद, हमारा बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो स्वाधीनता के संबंध में इनके क्या विचार हैं, अरविंद के 5 स्वप्न क्या हैं, 5 स्वप्न क्या हैं, 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरविंदोस, ठीक है। 5 ड्रीम्स जो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे हम। अरविंद की मानव एकता और विश्व संघ की धारणा क्या है, अरविंद का तत्वशास्त्र या दर्शन या अध्यात्मवाद या भौतिकवाद का क्या समन्वय है, इसके बारे में देखेंगे। फिर श्रमजीवी वर्ग को इन्होंने प्रोत्साहन जो दिया है उसके बारे में क्या विचार है, अरविंद के राजनीतिक चिंतन का आध्यात्मिक आधार क्या है, स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ अरविंद पॉलिटिकल थिंकिंग। फिर उसके बाद दैवीय न्याय का सिद्धांत आध्यात्मिक नियतिवाद के रूप में देखेंगे, कांग्रेस के आलोचक के रूप में देखेंगे, अंग्रेजों के आलोचक रहे हैं, व्यक्तिवाद और समाजवाद का इन्होंने खंडन किया है, डिनायल ऑफ द इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। देन हम नेक्स्ट लास्ट में सबसे पढ़ेंगे एग्जाम बूस्टर, ठीक है। एग्जाम बूस्टर पढ़ेंगे, कुछ इसमें ऐसे की पॉइंट्स ऐड करेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बनते हैं। तो ऊपर के सारे टॉपिक्स को मिलाकर ही हम एग्जाम बूस्टर बनाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम बूस्टर को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो में कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलते हैं अपने PPT की तरफ। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इनका सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन। तो अरविंदो का जन्म, देखिए दो चीजें आती हैं कभी कभी, कहीं पर आपको अरविंदो देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको अरविंद मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये कई सारी बुक्स के रेफरेंस से बनाया गया है, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो इस संदर्भ में आप चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। नाम पर आप उतना मत जाइए, चाहे आप अरविंदो बोलिए चाहे आप अरविंद बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अरविंद का जन्म जो है 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है, ठीक है। अरविंदो या अरविंद घोष को राष्ट्रवाद का महान उन्नायक भी माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के जो कार्य किया, अध्यात्मवाद को लेकर के जो राष्ट्रवाद से जोड़ा इन्होंने, उस संदर्भ में इनको हम एक महान उन्नायक मान सकते हैं, महान नेता मान सकते हैं। अरविंद जो है भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद की महान विभूति माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण का मतलब है कि भारत में लोगों के अंदर चेतना लाना, लोगों के अंदर चेतना लाने का काम इन्होंने किया, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन में।
Aurobindo was born on 15th August 1872 in a distinguished family in Calcutta. Aurobindo Ghosh is considered the great promoter of nationalism. ठीक है, तो इनको नेशनलिज्म का ग्रेट प्रमोटर माना जाता है, महान थिंकर या महान प्रमोटर कह सकते हैं। Aurobindo was a great personality of Indian Renaissance and Indian nationalism. अब अरविंदो ने क्या किया है, अरविंदो ने इंडियन रेनेसा को आगे बढ़ाने में और इंडिया में जो लोगों के अंदर कंससनेस है, जो लोगों के अंदर ऑब्जर्वेशन करने की पावर है, इसको इन्होंने बढ़ाने का काम किया। यानी कि लोगों के अंदर इन्होंने लॉजिकल पावर डेवलप किया, पुनर्जागरण का काम किया इन्होंने। और जो सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी में जो करप्शन है, जो बुराइयां हैं, है ना, अंग्रेजों का विरोध चाहे वो कांग्रेस की रणनीतियां हो, सबको लेकर के इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है। अरविंद ने एक राजनीतिक नेता तथा लेखक के रूप में प्राचीन वेदांत तथा आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन के समन्वय पर इन्होंने बल दिया। अब देखो, अगर इनको आप राजनीतिक नेता के रूप में देखते हैं और लेखक के रूप में भी देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जो भारत का प्राचीन वेदांत है इसको प्लस आधुनिक यूरोप की जो राजनीतिक दर्शन है, इन दोनों को इन्होंने मिला दिया है। ये चीज ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया है, अरविंदो ने एक तो भारतीय वेदांत या भारतीय दर्शन की जो परंपरा रही है, प्लस आधुनिक यूरोपीय मॉडर्न यूरोप की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उन दोनों को मिलाने का काम जो है अरविंदो ने किया हुआ है। अब रोमा रोला है, ठीक है, रोमिया रोला इनको बोला जाता है, या फिर ऐसे करिए रोमिया रोला ने अरविंद को क्या बोला है, भारतीय दार्शनिकों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय इनको कहा है। इनको एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो इन्होंने भारत की जो वैदिक संस्कृति है, भारत का जो वेदांत है, प्लस यूरोप की जो आधुनिकता है, यूरोप का जो दर्शन है, यूरोप की जो नैतिकता है, उसको इन्होंने मिलाने का काम किया। इसीलिए रोमिया रोला ने अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट और एशिया और यूरोप की प्रतिभा को मिलाने वाला विचारक या समन्वय इनको बोला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वीडियो अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्री का कंटेंट है, आप लोगों को पता है फ्री का कंटेंट कितना बेकार मिलता है, ये सबको पता है। फ्री की चीजें हमेशा बेकार होती है ना। तो इस संदर्भ में कह रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेडरिक स्पल्जबर्ग ने अरविंद को क्या बोला, हमारे युग का पैगंबर अरविंद है। ठीक है, किसने ऐसा बोला अरविंद के बारे में कि अरविंद जो है हमारे युग का पैगंबर है या हमारे युग के पैगंबर है। ठीक है, फ्रेडरिक स्पल्जबर्ग ने बोला है। क्यों ऐसा बोला जाता है किसी के बारे में कि वह उसके युग का एक प्रोफेट है या पैगंबर है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने ऐसे समाज सुधार के कार्य किए हों, वैसा उन्होंने पुनर्जागरण का काम किया है, वैसे उनके अंदर प्रतिभाएं हैं जिस कारण से उनको पुनर्जागरण या हमारे युग का पैगंबर जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। एज अ पॉलिटिकल लीडर राइटर अरविंदो स्ट्रेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ अ एंशिएंट वेदांता एंड मॉडर्न यूरोपियन पॉलिटिकल फिलोसफी, इन्होंने क्या कर दिया है, सिंथेसिस कर दिया है, उसका कॉम्बिनेशन कर दिया है जो है। तो अब इनके संदर्भ में रोमिया रोला कहती हैं कि जो इन्होंने इंडियन फिलोसफी प्लस वेस्टर्न फिलोसफी, दोनों फिलोसफी का जो कॉम्बिनेशन किया है, इस संदर्भ में रोमिया रोला इनको बोलती हैं, ही हैज कॉल्ड द अरविंदो द किंग ऑफ द इंडियन फिलोसफर एंड द सिंथेसिस ऑफ द टैलेंट ऑफ द एशिया एंड यूरोप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको एशिया और यूरोप का जो है समन्वय कहा जाता है। फ्रेडरिक स्पल्जबर्ग हैज कॉल्ड हिम द प्रोफेट ऑफ आवर एरा, प्रोफेट ऑफ आवर एरा, हमारे युग का पैगंबर, हमारे युग का ईश्वर, ऐसा शब्दावली जो है फ्रेडरिक स्पल्जबर्ग ने जो है अरविंद घोष के लिए किया हुआ है। अगर आप DSSB या फिर PGT या फिर BPSC या UPPGT, आप किसी भी एग्जाम को अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपके लिए अरविंद घोष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें अरविंद घोष को ना पूछा जाता हो,
चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी ग्रेड हो, सारे ग्रेड में अरविंद घोष को पढ़ा जाता है। ये ऐसे कॉमन थिंकर हैं, गांधी, अरविंद और कौटिल्य आपके, है ना, अंबेडकर, एमएन रॉय, ऐसे थिंकर्स हैं जो कॉमनली हर एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछाता है, चाहे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद जो है 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल प्रांत में हुए उग्र आध्यात्मिक एवं धर्म प्रधान राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद के ये प्रतिनिधि थे। तो अब अरविंद को आप रेडिकल सपोर्टर में रख सकते हैं, उग्र क्रांतिकारियों में रख सकते हैं। ये उग्र क्रांतिकारी विचारक हैं, ठीक है। ये गरम दल से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ये जुड़े हुए हैं। प्लस ये लाल बाल पाल का जो कॉन्सेप्ट है, लाल बाल गंगाधर तिलक प्लस विपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये तीन लोगों के समर्थन ये बहुत ज्यादा करते हैं। इन तीनों का इन्होंने क्या किया, अरविंदो ने समर्थन किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अरविंद राजनीतिक जीवन की शुरुआत में क्रांतिकारी और गरम दल से संबंधित थे। ये चीज ध्यान रखना कि जब इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो ये एक रेवोल्यूशनरी के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, साथ के साथ ये गरम दल को इन्होंने ज्वाइन किया। अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा जो है दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। प्लस 1879 में 1879 ईस्वी में शिक्षा के लिए ये पहले मैनचेस्टर, उसके बाद ये लंदन में जाते हैं एजुकेशन अचीव करने के लिए, ठीक है। तो लंदन में जब जाते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहां पे ये कुछ संस्थाओं से जुड़ते भी हैं, कुछ संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। उन सब के बारे में हम आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अरविंद was a representative of the fierce spiritual and religion oriented nationalism and radical nationalism that took place in the Bengal province in the beginning of the 20th century, ठीक है। तो जो 20th सेंचुरी में जो बंगाल में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर को हो, उस स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन के मूवमेंट को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉलिटिकल लाइफ, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बिगिनिंग में ही अरविंद वाज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ के स्टार्टिंग में ही जो है रेवोल्यूशनरी ग्रुप से जुड़ गए और एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, गरम दल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अरविंद्स प्राइमरी एजुकेशन वाज कंप्लीटेड इन द कॉन्वेंट स्कूल ऑफ दार्जिलिंग। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए, क्योंकि फ्री का कंटेंट है तो फ्री में देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए आराम से, सारी चीजों को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है कि हमें फ्री पढ़ा रहा हूं तो कोर्स कंप्लीट कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फ्री का मतलब मुझे भी समझ में आ गया है कि फ्री का मतलब होता है भाई जब टाइम मिले तब पढ़ो, जब टाइम मिले तब पढ़ाओ, है ना। तो मैं भी अब जब टाइम मिलेगा तभी क्लास को रिकॉर्ड करूंगा और अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार क्लास को डिलीवर करूंगा। तो अब मैं जो पहले सोचता था कि नहीं यार आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस लाई जाएं, और आप लोग सोचते थे कि फ्री का मिल रहा है सर, दिए जा रहे हैं, है ना, कोई मतलब नहीं था। जब तक आप पैसा नहीं खर्च करोगे ना, तब तक चीजें आपको समझ में वास्तव में नहीं आएंगी। क्योंकि फ्री का कंटेंट ऐसा माना जाता है कि जो फ्री में मिलता है ना उतना आपको आता है। जो आप सोचते हैं कि ये फ्री का कंटेंट दे रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, इतना आप सोच चलते हैं इतना तो हमें आता है यार, है ना। वो चीजें आपको एग्जाम में तब पता चलती हैं कि जब आप एग्जाम में देके आते हैं और कहते हैं यार 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, है ना, जो भी XYZ है। तो उन चीजों का डिस्कस मैं नहीं करना चाहता हूं, बस मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि फ्री का कंटेंट फ्री का ही होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा जीवन में। चलिए आगे देखिए। इन 1879 he went first to Manchester and later London for education। अब ये 1879 में ये पहले ये फर्स्टली ये मैनचेस्टर जाते हैं, देन बाद में लेटर वो लंदन में एजुकेशन को अचीव करने के लिए लंदन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा। 1889 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया।
ठीक है। फिर 1890 में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, परीक्षा तो पास कर लिया, लेकिन ये घुड़सवारी की परीक्षा में भाग न लेने के कारण इनका चयन नहीं हुआ, या कह लें घुड़सवारी की परीक्षा में ये फेल हो जाते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग। चलिए, फिर 1892 में यानी 1892 में इंग्लैंड में जब ये रह रहे थे, इंग्लैंड में प्रवास काल के दौरान लोटस और डैगर्स, ध्यान रखना, लोटस और डैगर्स यानी कि कमल और कटार, लोटस का मतलब होता है कमल, डैगर्स का मतलब होता है कटार या छुरी चाकू जो भी है, ठीक है। लोटस और डैगर्स जैसी गोपनीय क्रांतिकारी संस्थाओं के सदस्य बन जाते हैं ये, और इसके सदस्यों को भारत की मुक्ति तथा पुनर्निर्माण की शपथ लेनी पड़ती थी, तो ये भी भारत की मुक्ति और पुनर्निर्माण की शपथ ले चुके थे इस संस्था से जुड़कर। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरविंद जो है कब लोटस और डैगर्स नामक संस्था से जुड़ते हैं, तो ये 1892 में यानी 1892 में लोटस और डैगर्स नामक गोपनीय क्रांतिकारी संस्था से ये जुड़ जाते हैं। और इस संस्था का काम क्या था, लोटस और डैगर्स का, तो लोटस जो डैगर्स संस्था थी, इस संस्था का काम था कि भारत को मुक्ति दिलाना और भारत के जो क्रांतिकारी हैं उनके अंदर जो है एक ऊर्जा का प्रवाह करना, ऊर्जा का या उत्साह का प्रवाह करना था। ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1889, तो 1889 में इन्होंने ग्रेजुएशन अपना किंग्स कॉलेज से कंप्लीट किया। पास द ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को इन्होंने रिटन एग्जामिनेशंस को पास कर लिया इन 1890, बट could not get the selected as he did not take the part of the horse riding। जब इन्होंने हॉर्स राइडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इनका सिलेक्शन फेल कर दिया गया। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड इन 1892, जब ये 1892 में इंग्लैंड में रह रहे थे, he became a member of a secret revolutionary organization, ठीक है। तो 1892 में यह एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जिसका नाम है लोटस एंड डैगर्स, ठीक है। लोटस डैगर्स क्या है, एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, हुज मेंबर हैड टू टेक एन ऑथ टू लिबरेट एंड रीबिल्ड इंडिया, ठीक है। अब जो भी लोटस एंड डैगर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है उसको जो है एक ओथ लेनी पड़ती है, एक शपथ लेनी पड़ती है इंडिया को लिबरेट करने के लिए, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, भारत के या इंडिया को रीबिल्ड करने के लिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद घोष ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज मजलिस की भी सदस्यता ग्रहण की थी, ये भी एक संस्था थी। फिर ये इंग्लैंड से 1893 में भारत वापस आ जाते हैं। हो सकता है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है पीजीटी या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पुट किए जाते हैं। 1893 से 1910 के बीच अरविंद ने बड़ोदरा में बड़ौदा महाविद्यालय तथा नेशनल कॉलेज कोलकाता में इन्होंने अध्यापन यानी टीचिंग का कार्य करते हैं। अरविंद ने 1902 में फिर इन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अरविंद घोष ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1902 का जो कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। इसके साथ साथ 1904 में मुंबई का अधिवेशन होता है, तो इन दोनों अधिवेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का अहमदाबाद और कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, जो कि 2-2 साल के बाद लगभग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद घोष also become a member of the Cambridge Majlis in England, तो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज मजलिस के मेंबर्स बनते हैं। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। फ्रॉम 1893 टू 1910 1910 एंड अरविंद taught at a बड़ौदा महाविद्यालय इन बड़ोदरा एंड नेशनल कॉलेज इन कोलकाता, ठीक है।
तो ये बड़ोदरा महाविद्यालय एंड बड़ोदरा नेशनल कॉलेज इन कोलकाता में भी ये पढ़ाते हैं, ठीक है। Arvind participated in the Ahmedabad session of the Congress in 1902 and also participated in the Mumbai session of 1904। तो ये दो कांग्रेस के जो सेशंस होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो अहमदाबाद वाले में, दूसरा मुंबई के कांग्रेस का जो सेशन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये बनारस में 1905 का अधिवेशन कांग्रेस का होता है। 1905 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोधों के कार्यक्रम से ये प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल क्या है, ये गर्मपंथी दल के नेता हैं, गर्मपंथियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। 1905 में वे बंग भंग आंदोलन हुआ, आंदोलन में भाग लेते हैं अरविंद घोष, और गर्मपंथी नेता के रूप में लाल बाल और पाल, ठीक है, लाल पाल और बाल के साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ, ठीक है, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन कब होता है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। उस समय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन होता है। तो इस बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो भाग लेने के संदर्भ में ये लाल बाल पाल को ज्वाइन करते हैं, यानी कि उग्रवादी दल को इन्होंने ज्वाइन किया, रेडिकल पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे, थोड़े बहुत चीजों आपको अपने आप से भी क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरविंदो का प्रसिद्ध नारा था, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। यानी कि अरविंद कह रहे हैं कि अगर भारतीयों का नियंत्रण सरकार पर नहीं होगा, ठीक है, अगर भारतीयों का नियंत्रण सरकार के ऊपर नहीं होगा, ब्रिटिश के ऊपर नहीं होगा, तो भारतीय जो है ब्रिटिश सरकार का सहयोग भी नहीं करेंगे। In the 1905 session of the Banaras, he was the influenced by Lala Lajpat Ray's program of a passive resistance, ठीक है। इन्होंने लाला लाजपत राय के पैसिव रेसिस्टेंस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ता है। पार्टिसिपेटेड इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड वर्क विद द लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल एज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। Arvindo's famous slogan was a no control, no cooperation, या no restraint कर सकते हैं, no restraint, no cooperation, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ठीक है। ये अरविंद का फेमस स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को आवश्यक माना। इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण अधिकार चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता से हमें किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं करना है। फिर ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी अरविंद ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। अरविंद को 1908 से लेकर 1910 के बीच मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड व मानिक टोला बम कांड में आरोपी बना दिया गया, और आरोपी बनाने के बाद इनको जेल भी होती है। अरविंद was the first nationalist who considered the attainment of the complete independence as a essential. Arvind also actively participated in the 1906 Calcutta session of the Congress। तो ये कांग्रेस के कैलकाटा सेशन जो 1906 में हुआ उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अरविंद was accused in the मुजफ्फरनगर बम केस एंड मानिकटोला बम केस बिटवीन 1908 to 1910। तो 1908 से 1910 के बीच में दो बम केसेस होते हैं, एक मुजफ्फरपुर बम केस एंड मानिकटोला बम केस। इन दोनों बम केस में इनको अक्यूज्ड बना दिया जाता है, और इसके संदर्भ में फिर आगे चल के नेक्स्ट देखिए, वे अनुशीलन समिति से संबंधित अलीपुर बम कांड के मामले में 1908 में इनको जेल में भी डाल दिया, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस आप इसको बोल सकते हैं, या अलीपुर बम कांड के मामले में 1908 में अरविंद को जेल में डाल दिया गया।
1910 में जेल से रिहा होने के बाद में इन्होंने फ्रांसीसी बस्ती यानी पांडिचेरी, है ना, फ्रांसीसियों का कब्जा जो है पांडिचेरी में बना रहा। ठीक है, फ्रांसीसी बस्ती में पांडिचेरी चले गए तथा 1910 में प्रत्यक्ष राजनीति को इन्होंने छोड़ दिया, डायरेक्ट पॉलिटिक्स से ये छोड़कर पांडिचेरी में एक आश्रम बनाया। इस आश्रम का नाम क्या था? ऑरविले नामक आश्रम। ठीक है, पांडिचेरी में इन्होंने क्या किया? ऑरविले नामक एक आश्रम बनाया तथा 1950 तक, अपनी मृत्यु जब इनकी हुई 1950 में, तो उस समय तक ये लगभग यहीं पर इस आश्रम में ही अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने व्यतीत किया। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ के चलनी है। देखिए, बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें इसमें नहीं है और बहुत ज्यादा समझा भी नहीं सकते इसमें कि इसमें देखिए, जैसे कह दें कि अकबर मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है अकबर को, है ना, तो इसमें अब अलग से क्या समझाएं कि क्या सर्वश्रेष्ठ कैसे माना जाता है, तो अब उसमें डिटेल में चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन अब ये जो चीजें समझने वाली बात है उसको आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं। ज्यादा कोर्स को खींचने से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक, वो चीजें आपको कॉमन आती है, क्योंकि एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो आपको इतना सेंस है कि आपने मास्टर किया हुआ है, और देन सारी चीजें आप इतना एक पढ़ने के तरीके से, आपको ये पीपीटी भी मिल जाए तो भी अगर मैं ना पढ़ाऊं तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, he went to jail in 1908 and the Alipur bum case, ठीक है, अलीपुर बम केस related to the अनुशीलन समिति। After being released from the jail in the 1910, he went to the French colony in a पांडिचेरी, पांडिचेरी में फ्रेंच की कॉलोनी थी, वहां पर ही चले जाते हैं। एंड 1910 लीविंग डायरेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, अब ये 1910 से क्या करते हैं? डायरेक्ट पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। एंड ही स्टैब्लिशेस एन आश्रम, इन्होंने एक आश्रम स्टैब्लिश किया पांडिचेरी में, आश्रम का नाम था ऑरिविले, है ना, इन पांडिचेरी, एंड लिव्ड देयर टिल हिज डेथ इन 1950, और इन 1950 तक, अपनी डेथ तक ये यहीं पर रहते हैं और अपना ये संपूर्ण जीवन यहीं पर व्यतीत करते हैं। अब देखिए, ऑरविले में रहते हुए, यानी यहाँ पांडिचेरी में रहते हुए, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, मानवीय एकता, विश्व संघ जैसे विचारों का इन्होंने क्या किया है? प्रचार प्रसार ये करते रहे उस आश्रम में रह के। और 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में अरविंद की मृत्यु हो गई या हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन अरविंद को भारतीय राजनीतिक विचारकों में सुयोग्यतम एवं सर्वोत्कृष्ट बताते थे। ठीक है, तो ये राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है कि अरविंद घोष जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में सुयोग्यतम है और सबसे सुप्रीम माने गए हैं। ठीक है, ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है। वाइल लिविंग हियर, अब देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ गया, तो आप जब आप हायर एजुकेशन पढ़ते हो नेट के फर्स्ट पेपर में, है ना, तो वहां पे भी हायर एजुकेशन में आपको यूनिट 10 से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 3 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं लगभग मोस्टली, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर यहां से मिल जाएंगे राधाकृष्णन या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से। ठीक है, while living here he propagated ideas like a spiritual nationalism, human unity and the world union। तो अब यहाँ पर ऑरेविले में रहते हुए या पांडिचेरी में रहकर इन्होंने अपने आश्रम में स्पिरिचुअल नेशनलिज्म और ह्यूमन यूनिटी को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और वर्ल्ड यूनियन जैसे आइडियाज को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। अरविंदो डाइड ऑन 5 दिसंबर 1950 इन पांडिचेरी, तो ये पांडिचेरी में इनकी डेथ हो जाती है 1950 को। डॉक्टर राधाकृष्णन यूज्ड टू कॉल अरविंदो द मोस्ट कैपेबल एंड द मोस्ट अमंग द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, मोस्ट कैपेबल एंड द बेस्ट अमंग द पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, फिर कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे टैगोर ने अरविंद के बारे में कहा कि भारत अरविंद के माध्यम से संसार को अपना संदेश देगा, वे भारतीय संस्कृति के मसीहा हैं, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, अब बताइएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था ये? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरविंद घोष जो थे गर्मपंथी विचारधारा के समर्थक थे और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ व कृष्ण चरित्र से बहुत ज्यादा ये प्रभावित भी थे। लॉर्ड मिंटो ने अरविंद घोष के बारे में कहा कि
अरविंद भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। किसने बोला? लॉर्ड मिंटो ने बोला। ये आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, टीआरई 4 में या टीआरई 3 में या टीआरई 5 में, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको पीजीटी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अरविंदो को सबसे खतरनाक व्यक्ति बना बताया किसने? तो लॉर्ड मिंटो ने बताया। तो ये एग्जाम में नेट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नेट क्या, पीजीटी क्या, डीएसएसबी क्या, सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के बना रहा हूं। तो इसलिए छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। चलिए, टैगोर हैज सेड अबाउट द अरविंदो दैट इंडिया विल गिव इट्स मैसेज टू द वर्ल्ड थ्रू अरविंदो। ही इज द मसीहा ऑफ अ इंडियन कल्चर। He was a supporter of extremist ideology, तो ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, एंड was influenced by the आनंद मठ, और इनके ऊपर आनंद मठ का क्या है, इन्फ्लुएंस भी है, एंड कृष्ण चरित्र का भी इन्फ्लुएंस है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है, जो कृष्ण चरित्र है, इसका जो है इम्पैक्ट जो है अरविंदो के ऊपर पड़ा है। लॉर्ड मिंटो हैज सेड अबाउट अरविंदो घोष दैट अरविंदो इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द इंडिया। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो कहता है सॉरी, अरविंद घोष क्या है, सबसे ज्यादा डेंजरस पर्सन है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरविंद की एक शिष्या थी, उनका नाम था मीरा रिचर्ड्स। मीरा रिचर्ड्स नाम था, इन्हीं मीरा रिचर्ड्स को हम मदर के नाम से भी जानते हैं, या इनको मदर भी कहा जाता था, क्योंकि ये क्रिश्चियन थी। ठीक है, अरविंद के जीवन के हम चरणों को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जीवन के पहले चरण में वे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों में कैसे? उग्र राष्ट्रवादी। ठीक है, दूसरे चरण में ये उग्र राष्ट्रवादी बनते हैं। फिर अंतिम चरण यानी तीसरे चरण में ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यानी कि जब ये इनको 1910 में जब ये जेल से छूटते हैं तो इसके बाद ये आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को इनका ध्यान आगे बढ़ता जाता है, और ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स से या तीसरे चरण में, जीवन के तीसरे चरण में ये सीधी राजनीति से भाग लेना ये बंद कर देते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका पॉलिटिकल सिस्टम में बंद हो जाता है। ठीक है, पहले और दूसरे चरण में तो था पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट, लेकिन तीसरे चरण में ये स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। अरविंदोज disciple was a Mira Richards, who was the called mother. There are three phases in Arvindo's life. अब यहाँ पर अरविंदो के जीवन के जो 3 चरण हैं, जो 3 फेजेस हैं, इनको आपको एक एक करके समझना है। फर्स्ट फेजेस में ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट रहे हैं, सेकेंड फेज में ये रेडिकल नेशनलिस्ट रहे हैं, एंड लास्ट फेज यानी थर्ड फेज में ये स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट बन जाते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अरविंद के जीवन के चरणों को सही तरीके से क्रम में लगाएं, या अरविंद के जीवन के चरणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें आपसे बेहतर हो पाएंगी। और फ्री का कंटेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन वही बात है, फ्री का है तो फिर लोग फ्री को समझते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं, इनकी कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द लाइफ डिवाइन, जिसको हम दिव्य दर्शन भी कहते हैं, यह दर्शन और पराभौतिकता से संबंधित है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स से इसका संबंध है इस पुस्तक का। फिर इनकी अगली बुक है एसेज ऑन गीता। गीता पर एक निबंध इन्होंने लिखा। इसमें अरविंद ने लिखा, एसे ऑन गीता में अरविंद ने लिखा कि जेल में ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए, मुझे गीता दी तथा सनातन धर्म का बोध कराया। ठीक है, ये जो है किस पुस्तक में इन्होंने लिखा, तो एसे ऑन गीता में अरविंदो ऐसा लिखते हैं, या अरविंद घोष ऐसा लिखते हैं। अरविंद गीता से प्रभावित होकर लिखते हैं कि हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, यानी कि हिंसा के विरुद्ध हिंसा जरूरी है। इसीलिए इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा अनिवार्य है, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के ऊपर हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं।
अब देखिए एस्से ऑन गीता में, इसमें राष्ट्रीय शत्रुओं के वध को इन्होंने क्या बोला कि जो भारत के विरोधी हैं उनका वध करना, उनकी डेथ हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है, तो यह क्या है, यह धर्म युद्ध है। ठीक है, एस्से ऑन गीता, इन दिस अरविंद वाज रिटन दैट द गुड गॉड appeared before me in the prison and gave me the Gita and made me understand सनातन धर्म, और मुझे सनातन धर्म का ज्ञान कराया। ठीक है, चलिए अगला है इसमें, influenced by Gita, Arvind writes that the violence against the violence is inevitable. फिर in this book, the killing of national enemies has been termed as a religious war. इनकी अगली बुक है थर्ड नंबर, 1913 में लिखी गई है, द आइडियल ऑफ अ कर्मयोगिन, द आइडियल ऑफ द कर्मयोगिन। फिर आइडियल ऑफ अ ह्यूमैनिटी 1919 में लिखी गई है, ये पॉलिटिकल से जुड़ी हुई विषय इसका रखती है। ठीक है, डिफेंस ऑफ अ नेशनल, सॉरी डिफेंस ऑफ अ इंडियन कल्चर। अब होता क्या एक्चुअली, मॉर्निंग टिल इवनिंग तक पढ़ाना होता है मुझे। ठीक है, तो इस वजह से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी थकान सी लग जाती है यार कि कितना क्लासेस लेना पड़ेगा, कितना पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे अगली क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन साइकिल, यह भी राजनीति से संबंधित है, यानी दो बुक, ह्यूमन साइकिल और द आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन साइकिल एंड द आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये दो बुक ऐसी हैं, दोनों बुकें जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई है, राजनीति से इनका संबंध माना जाता है। फिर अगली इनकी बुक है सावित्री। सावित्री एक कविता है इनकी, जिसे सत्यवान और सावित्री का वर्णन किया गया है, जिसमें आपने कभी कहानी सुनी होगी कि सावित्री के पति जो थे वो सत्यवान, सत्यवान का प्राण जो है, जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहे थे और उस टाइम इनकी डेथ हो जाती है और इनके प्राण को यम लेकर जा रहे होते, तो सावित्री जो है इनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। तो ऐसे में इनका पीछा तब तक करती हैं जब तक कि उनके प्राणों को वापस नहीं कर देते। ठीक है, इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल। सावित्री, दिस इज अ पोएम विच डिस्क्राइब सत्यवान एंड सावित्री, इट्स फुल नेम इज अ सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल। इसका फुल नाम आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, बाद में आप मत कहना रेनेसा ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इनकी एक बुक है। नेक्स्ट नंबर बुक है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। यह कोई बुक नहीं है, यह एक सीरीज है राइटिंग की, इनके लेखों की एक श्रृंखला है जो महादेव गोविंद रानाडे के समाचार पत्र इंदु प्रकाश में ये छपा हुआ था। ठीक है, इसमें यानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में अरविंद ने लिखा है कि हमारा शत्रु और कोई नहीं बल्कि हमारी कमजोरी, स्वार्थ और पाखंड ही हमारा शत्रु है। इस लेख में लोगों से अरविंदो ने क्या किया, संघर्ष करने का आह्वान किया। अरविंदो ने कहा कि भारत के लोग, भारत के वासियों, आप क्या करो, संघर्ष के लिए आ जाओ सामने, स्ट्रगल के लिए आओ और इंडिया को स्वराज की प्राप्ति करवाओ, भारत को स्वाधीन कराओ। ठीक है, अरविंदो के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला क्या है, धर्म युद्ध है। इस लेख में अरविंद ने नरमपंथी कांग्रेसियों की आलोचना की है, क्योंकि अरविंद किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये गर्म पंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अब इसी पुस्तक में अरविंदो ने लिखा है कि हम अंधों का मार्गदर्शन यदि अंधा नहीं तो अवश्य ही एक आंख वाले के द्वारा किया जा रहा है। अरविंद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, दिस इज द सीरीज ऑफ आर्टिकल which were published in the महादेव गोविंद रानाडे's newspaper इंदु प्रकाश। तो महादेव गोविंद रानाडे की जो न्यूज़पेपर था इंदु प्रकाश, इसमें जो है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के बारे में पब्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इन दिस अरविंदो रिटन दैट आवर एनिमी इज नन अदर देन आवर वीकनेस, सेल्फनेस एंड हाइपोक्रेसी। तो ये सब हमारा एनिमी नहीं है, बल्कि हम खुद के एनिमी हैं, क्योंकि हमारी एनिमी क्या है, वीकनेस है, सेल्फिशनेस है एंड हाइपोक्रेसी है। ठीक है, ये सब हमारी खुद की वीकनेस है, ये खुद हमारे एनिमीज हैं। ठीक है, in the article he has called upon the people to fight। अब इस आर्टिकल में अरविंदो ने कहा लोगों से
कि भाई चलो फाइट करते हैं अंग्रेज के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू हिम फाइटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इज अ होली वॉर। इन दिस आर्टिकल अरविंद हैज क्रिटिसाइज द मॉडरेट कांग्रेसमैन। तो जो कांग्रेसमैन के मॉडरेट जो लीडर थे उनकी जो है अरविंदो ने क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन दिस इट इज रिटन दैट with the blind are being guided, if don't by the blind then certainly by one eyes person. Arvind used to call Indian National Congress as a Indian International Congress. इनकी अंतिम पुस्तक कौन सी है? द सिंथेसिस ऑफ योगा, जो 1921 में लिखी गई थी। यह अरविंदो की लास्ट बुक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ इनके मैगजीन थे, कुछ समाचार पत्र थे। उन समाचार पत्रों के बारे में देखते हैं। मैगजीन्स या न्यूज़पेपर। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म। तीन इनके जो थे बेसिकली न्यूज़पेपर माने जाते हैं। अब देखिए वंदे मातरम न्यूज़पेपर, उन्होंने बिपिन चंद्र पाल द्वारा निकाले गए दैनिक पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया। पहले इस वंदे मातरम का प्रकाशन कौन करता था? बिपिन चंद्र पाल, अर्थात इसके पहले संपादक बिपिन चंद्र पाल थे। इनके इस्तीफे के बाद अरविंद घोष जो है इसके संपादक या एडिटर बन जाते हैं वंदे मातरम के। वंदे मातरम में अरविंद ने लिखा कि देश के स्वतंत्र होने से पूर्व हमें हृदय को स्वतंत्र कराना होगा या हृदय को स्वतंत्र करना होगा, ऐसा जो है इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका में प्रकाशित किया अपना ये लेख। वंदे मातरम, he published the daily newspaper, Vande Mataram published by the Bipin Chandra Pal, that is the earlier editor was Bipin Chandra Pal. After this resignation Arvind become the editor. तो अरविंद जो है बिपिन चंद्र पाल के रेजिग्नेशन के बाद जो है इसके एडिटर बन जाते हैं। इन अ वंदे मातरम अरविंद रोड दैट बिफोर द कंट्री बिकम्स द इंडिपेंडेंट वी हैव टू फ्री द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इनका कर्मयोगी। ये अंग्रेजी समाचार पत्रिका थी, ये जो साप्ताहिक पत्रिका, यानी हफ्ते में एक बार इसका पब्लिकेशन होता था। फिर धर्म है, बांग्ला भाषा में धर्म पत्रिका इनकी आती थी, जो भी ये भी साप्ताहिक यानी कि एक एक वीकली थी। ठीक है, ये वीकली मैगजीन थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जो कि अरविंद घोष के ऊपर है। अगली बार देखेंगे अगले क्लास में अरविंद पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है, अरविंद के प्रभाव को लेकर के हम समझेंगे चीजों को। एंड अभी पीपीटी फिर आगे बनती जाएगी अपनी सुविधा के अनुसार। अब मैं बनाऊंगा चीजों को, क्योंकि आप लोग देखते नहीं तो बहुत ज्यादा जान देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।